अब हम चलते हैं वही बात कि ये जो हमने कर लिया, अब हम इसको लेकर आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। इंसान का जीन्स, इंसान के जो जीन्स है या इंसान का जो जीनोम है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस दुनिया के ऊपर जो अशरफुल मखलूक़ात है वो भी इंसान है। इंसान हमेशा अपनी बका के लिए लड़ता रहा है। इंसान को जब पता चला ना कि डीएनए इज़ द कोड ऑफ लाइफ, कि डीएनए जो है वो कोड ऑफ लाइफ है, तो इंसान इसकी खोज में लग गया कि यार क्यों ना मैं इस कोड को डिकोड करूं। मुझे पता चले कि इंसान शुरू से, आपको पता है क्या सराई इसके जहन में आती रहती है, इंसान सोचो विचार में लगा रहता है, नई नई इन्वेंशंस करना। अल्लाह ने अक्ल और सूझबूझ दी है तो हम उसकी मदद से फर्दर स्टडीज़ करते रहते हैं। तो जब पता चला कि कोड ऑफ लाइफ डीएनए, तो डीएनए के ऊपर इंसान लग गया। वाटसन ने काम किया, क्रिक ने, मॉरिस विल्कन ने, बहुत सारे लोगों ने, हरगोबिंद खुराना वगैरह जितने भी लोग थे, इन्होंने बारी बारी अपना जो है ना वो टाइम के साथ इसके ऊपर काम किया। अब क्या हुआ, एक टाइम आया 2001 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और 1999 के अंदर फर्स्ट टाइम ह्यूमंस का एक्स क्रोमोसोम जो था उसको क्या कर लिया गया, सीक्वेंस कर लिया गया। अब ये सारा काम क्यों किया गया, पहले तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊं ताकि आपको पता चले। मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ेज आती थी ह्यूमंस के अंदर, पता ही नहीं चलता था, और वो नस्ल दर नस्ल चलती जाती थी, पता ही नहीं चल रहा था। जैसे हीमोफीलिया था, जैसे हंटिंगटन डिजीज़ है, जैसे और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो एक फैमिली में रन करती हैं और फिर आगे चलती जाती हैं। ये तो पता चल गया था कि ये वरासत से रेलिवेंट है, यानी कि जेनेटिक बेसिस हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि यार इसमें क्रोमोसोम्स कौन से इन्वॉल्व हैं, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं। जैसे आपने सेकंड ईयर के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना, तो वहाँ पर भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि ये डीएनए है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र होता है, तो इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी था। तो इसके लिए फिर किसने काम किया, या तो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बीमारी आना शुरू हो जाए तो सबसे पहला जो एक्शन जाता है वो गवर्नमेंट पे जाता है। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, यूएस की बात कर रहा हूँ, यूएस गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, और साथ साथ यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने अपनी मेडिसिन बनानी थी, उसके लिए नई इन्वेंशंस करनी थी, पैसा कमाना था, नाम कमाना था, ब्रांड बनाना था, तो उन्होंने भी साथ मिलके काम किया। उनका गोल क्या था, दो गोल्स थे उनके। एक क्या था जी, कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप, एक जेनेटिक मैप बनाना है इंसान का, कि उसके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं, कैसे कैसे पड़े हुए हैं, किस किस क्रोमोसोम के ऊपर है, क्योंकि क्रोमोसोम की डिस्कवरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये गोल था। दूसरा गोल था कि बेस सीक्वेंस, ATGC का सीक्वेंस मालूम करना था, और ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट आई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, वो $3 बिलियन US डॉलर्स आई थी। बहुत हैवी अमाउंट है एक रिसर्च के ऊपर इतना काम हुआ, और फिर उसमें बेतहाशा लोगों ने तालीम हासिल की, PhDs की, पोस्ट डॉक्स की, और उसमें उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए, ठीक है। और फिर उन्होंने ये जो इस पे वर्क किया, तो उनको पता चला कि जो ह्यूमन जीनोम है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर तकरीबन 1.5 मीटर लंबा डीएनए है। उसको अगर इकट्ठा किया जाए, और वो डीएनए एक आम आँख से नज़र ना आने वाले सेल के अंदर मौजूद है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर नंबर ऑफ़ बेसिस कितनी है, तो 3 बिलियन ही नंबर ऑफ़ बेसिस देखने को मिली थी। और जब इनको लिखा गया कंप्यूटर के अंदर, तो वो कहते हैं कि अगर हम 500 वर्ड्स का एक पेज बनाएं, 500 वर्ड्स का एक पेज बनाएं, इस तरह के 1000 पेजेस वाली 200 बुक्स जो हैं वो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। इतना ह्यूमन जीनोम जो है वो बड़ा है, और जितने पीछे सीक्वेंस कर चुके थे उनसे तकरीबन 25 गुना, 25 टाइम लार्जर दैन द अदर ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस्ड सो फार। और उन्होंने ये कहा कि ये उन सब से बड़ा है, और उसमें से जो उन्होंने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था, जिसके बारे में उन्होंने मालूम किया था, दैट वाज द एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 22 था। उसके जो क्या उसे कहते हैं, उसका जो है ना, उसके जो पर्टिकुलर जीन्स है, उसकी अरेंजमेंट, उसका सीक्वेंस वो मालूम किया। तभी तो जाके पता चला कि बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो सेक्स लिंक्ड होती हैं और एक्स लिंक्ड होती हैं। इंशाल्लाह जो सेकंड ईयर की बायो है, चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स के अंदर मैं आपको ये बातें बताऊंगा, ठीक है। मज़ीद फर्दर अगर सुननी है तो भी आप सुन सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने टेक्निक्स क्या यूज़ की, किस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, इंसानी जीनोम को किस तरह से स्टडी किया गया,
उसमें डियर स्टूडेंट्स जो था ह्यूमन जीनोम को सबसे पहले लेने के लिए ह्यूमन डीएनए की ज़रूरत थी। ह्यूमन सेल लिए गए, उसमें से न्यूक्लियस निकाले गए, उसमें से डीएनए निकाल दिया गया, फिर उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट कर लिया गया और ये तकरीबन लेंथ कितनी रखी गई, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड लंबे लंबे फ्रेगमेंट्स। फिर उन फ्रेगमेंट्स के ऊपर पीसीआर को अप्लाई किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि उसकी क्लोनिंग करवाई। क्लोनिंग करवा के उसकी जीन सीक्वेंसिंग, एक सीक्वेंसर मशीन है आजकल तो, उसकी मदद से सीक्वेंस मालूम किया गया और सीक्वेंस जो था वो कंप्यूटर ने मालूम करके दिया। कंप्यूटर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो है वो ATGC का एक पूरे का पूरा एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारे का सारा सीक्वेंस इंसान का मालूम हुआ। और फिर ये सीक्वेंस फर्दर आगे कैसे, किस तरह से, आप कहेंगे कि सर आपने पीसेस भी कर लिए, फिर बहुत ज़्यादा डीएनए को प्रोलिफरेट भी कर ली, उनकी कॉपीज़ भी बना ली, तो फिर उसकी आप सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनका सीक्वेंस एक जैसा होगा। यही तो फ़ायदा था कि एक जैसा था सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमें जीन का सीक्वेंस मालूम हुआ है और ये नेक्स्ट कॉपी है, ठीक है, इसका इतना मैच कर रहा है, नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये इतना हो गया। पहले तो मैं सिर्फ इतना मालूम था, अब नेक्स्ट ये भी मालूम कर गया। तो ये जो एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, तो ये डीएनए ओवरलैप कर रहा है। फिर नेक्स्ट ये था, तो ये हमें इतना मालूम हो गया। अब डीएनए रेड से लेकर ग्रीन तक सीक्वेंस मालूम हो गया। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये ब्लैक को ऐड करूँ तो क्या हुआ कि ये जो हिस्से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इन्होंने ही बेसिकली क्या किया था, डीएनए के सीक्वेंस को मालूम करने में हेल्प की। और इसमें जो मेन काम किया था, जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें जेसी वेंटर ने सिलेरा नाम की जो कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट करके ये सारा काम करने में हेल्प की। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ RFLPs के बारे में, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसने बड़ा रोल प्ले किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। जितने भी ये जो डीएनए के टेस्टिंग होती है, ये इसमें RFLPs अपना रोल प्ले करती हैं। क्योंकि पेटर्निटी टेस्ट होता है, हॉस्पिटल में बच्चा गुम गया तो RFLPs हेल्प करेंगे। किसी डिजीज़ के बारे में मालूम करना तो उसमें भी RFLPs हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ये RFLPs क्या हैं? डीएनए का जो पूरे का पूरा डीएनए इंसान का, उसको हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, बायोलॉजिकल सीजर्स की मदद से क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ये वो एंजाइम हैं जो एक डीएनए को पर्टिकुलर साइट से ही काटेंगे और जिनका जितना डीएनए मैच करेगा। वैसे तो आपको मैं बताता चलूँ कि ह्यूमंस 99.9% डीएनए जो है वो मैच करता है, तो 0.1% की वजह से, अब देखें ना, इतने 3 बिलियन बेस पेयर का अगर आप 0.1% भी निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है, वो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी वजह से तो हम एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। वैसे हमारे स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट, नाक है, आँख है, कान है, लेकिन जो बाकी है फिंगरप्रिंट्स लाइक बायोमेट्रिक आपकी आंखों की, या मतलब आपका जो चेहरा है, और रिजेम्बलेंस तो कर सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं, कंप्लीटली नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से ये 0.1 की वजह से बड़ा डिफरेंस है। तो यही वजह है कि 0.1 की वजह से जो RFLPs हैं वो हर इंसान के तकरीबन डिफरेंट आते हैं। तो यही वजह है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों को पैटर्निटी टेस्ट जो होते हैं उससे पता किया जा सकता है कि इस कपल का ये बच्चा है। या फिर हंटिंगटन डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको हंटिंगटन डिजीज़ है और एक बंदा नॉर्मल है। इस बंदे के रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ अगर हम बनाएंगे और इसके बनाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। इसने नॉर्मल जगहों से काटा हुआ होगा, या वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसकी वजह से हंटिंगटन डिजीज़ होती है ये उसको नहीं काटेगा, ये काट देगा। तो इसके जो आपके पास मतलब जो लेंथ्स बनेंगी डीएनए की वो डिफरेंट होंगी इससे, नॉर्मल से। दो नॉर्मल बंदों की मैच कर जाएंगी, लेकिन जिसको हंटिंगटन डिजीज़ होगी उसकी मैच नहीं करेगी। तो इस तरह से लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, छोटे छोटे डीएनए के पीसीज बना के, और उन पीसीज के ऊपर स्टडी की जाती है। दीज पीसीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेगमेंट कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेंथ उसकी कोई बड़ी है कोई छोटी है, और पॉलीमॉर्फिज्म, फिर उनको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये प्रोसीजर है, इसकी मदद से क्या किया जाता है, आप जेनेटिक रिसर्चेस करते हैं, फर्दर स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद जाके आप डीएनए का सीक्वेंस वगैरह भी सीक्वेंसर के उधर से मालूम करते हैं। आजकल तो आपको अमेरिकन वेबसाइट NCBI के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर, और इवन दैट बहुत सारे जीन का सीक्वेंस भी मिल जाएगा, उधर प्रोब भी मिल जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताता चलूँ, ये सारी
दुकानों से मिल जाती हैं चीज़ें, मतलब साइंटिफिक दुकानें जो हैं, ये प्रॉप का मिल जाना, या आप प्रॉप को बना भी सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन महंगी होती हैं बहुत ज़्यादा। डीएनए को बनाने के लिए डीएनटीपीज़ एंड एनटीपीज़ जो होती हैं, एटीसी, जीसी, ये सारी आपको जो है मार्केट में अवेलेबल होती है और मिल जाती होती हैं। सो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।